नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बिल्ला में आपका स्वागत है। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर शिक्षण शास्त्र विषय सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने सामाजिक अध्ययन की अर्थ, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषताएं, उसकी निम्न कल्पना क्या है, इसके बारे में अपने अध्ययन कर लिया था। तो इसके बारे में विशेषताओं में हमने देखा कि ये मानवीय संबंधों पर आधारित है। इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ज्ञान भी मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी ज्ञान मिलता है, हमारी राजनीतिक स्थिति कैसी, इसका भी ज्ञान हमारे सामाजिक ज्ञान के अंदर बच्चों को दिया जाता है। आज हम इसके आगे के पॉइंट के अंदर हम इसके सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वैसे तो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, क्योंकि इसके अंदर दर्शन शास्त्र आता है, इसके अंदर धार्मिकता की बातें आती है, इसके अंदर सामाजिकता की बातें आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से समाज, राजनीति और इसके अंदर अर्थशास्त्र की बातें भी आती हैं। तो मुख्य रूप से हम इसके क्षेत्र को 4 भागों में बांटते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से समाज का है तो समाज का संबंध इतिहास से भी रहा है, आसपास के भूगोल से भी रहता है, आसपास के जीवन यापन के लिए अर्थशास्त्र से भी रहता है, और नागरिक शास्त्र, नागरिक होने के नाते उसको क्या कर्तव्य बनते हैं उससे भी रहता है। तो हम देखते हैं कि इसका जो मेन रूप से जो 4 भाग हैं सामाजिक विज्ञान का, जो सेकेंडरी लेवल तक अध्ययन किया जाता है, माध्यमिक स्तर पर जो बुक्स होती है सामाजिक अध्ययन की, उसके अंदर मुख्य रूप से 4 बातों का समावेश किया जाता है, जिसके अंदर समाज का नागरिक शास्त्र के रूप में, इतिहास का, भूगोल का और अर्थशास्त्र का। तो इसमें इस प्रकार की बात समावेश किया जाता है, जिसके बारे में हम क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जो संक्षिप्त व्यापक क्षेत्र है उसके की किस प्रकार की बातें इसके अंदर आती है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं इतिहास। तो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है, तो सबसे पहले इस क्षेत्र के अंदर आता है इतिहास। तो इतिहास के बारे में आप जानते हैं कि इतिहास अतीत का ज्ञान होता है, जो बीत चुका है उसका ज्ञान होता है। हमारा इतिहास किस प्रकार का रहा है इसके बारे में जो ज्ञान है वो सामाजिक ज्ञान से मिलता है, और उस इतिहास के आधार पर ही वर्तमान का निर्माण होता है। इतिहास कैसा रहा है और इतिहास के आधार पर किस प्रकार से विकास करते हुए वर्तमान कंडीशन पर पहुंचे हैं, किस प्रकार के परिणाम रहे, कारण रहे जिसका परिणाम निकला, और उस परिणाम के आधार पर आज वर्तमान स्थिति इस प्रकार की है। तो इस प्रकार के कारणों के आधार पर ही हम देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इतिहास का जो जन्म हुआ है वो जन्म पृथ्वी पर राघव के समय से माना जा रहा है। जिस प्रकार से मानव का जन्म हुआ उसी के आधार पर इतिहास की प्रगति हुई, इतिहास का निर्माण होना शुरू हो गया, और इतिहास बनना, जो बीत गया उसको इतिहास बनता गया, जो अतीत में बीत गया वो इतिहास बनता गया, और इतिहास को ही हम पढ़ते गए और उसके कारणों को पता लगाते, उसके परिणामों का पता लगाते हुए धीरे धीरे हम विकास कर रहे हैं। तो वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ, इसकी जो घटना मिलती है, जिसका जो घटनाओं का क्रमबद्ध लेखा मिलता है वो इतिहास से मिलता है कि वर्तमान में पहले क्या घटित हुआ, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की थी, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी, है ना, इस प्रकार की बातें। उसके बाद में कौन सी सभ्यता आई, इस प्रकार से वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो एक क्रमबद्ध रूप से जब इतिहास का पता चलता है और धीरे धीरे हम किस प्रकार से विकास कर रहे हैं इसका पता हमें इतिहास से ही चलता है। तो इसमें जो अपनी सामाजिक घटनाओं का लेखा जोखा होता है और निरंतर जो घटनाएं होती रहती है उसका भी ज्ञान इस इतिहास के अंदर मिलता है। तो इतिहास एक प्रकार से समाज में जो लोग रह रहे हैं उसके लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है कि इतिहास में इस प्रकार घटनाएं हुई हैं, उसी घटनाओं के आधार पर ये परिणाम निकले हैं। यदि हम इस प्रकार घटनाएं नहीं करेंगे तो इस प्रकार के परिणाम नहीं निकलेंगे, या इस प्रकार के जो अवांछनीय परिणाम निकले वो नहीं होंगे। तो इस प्रकार से एक प्रकार से मार्गदर्शन का काम भी एक इतिहास करता है समाजशास्त्र के रूप, समाज विज्ञान के अंदर उनको एक प्रकार के अवलोकन करवाता है कि समाज के अंदर लोग रहते हैं तो किस प्रकार का समाज था और वर्तमान में क्या समाज है, और उस प्रकार से किस प्रकार की स्थितियाँ थी उस समाज के अंदर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतिहास का भी अध्ययन करने के बाद ही जो समाज के अंदर के जो लोग नागरिक रह रहे हैं वो अपना जीवन यापन, अपनी जो घटनाएं हैं वो उसका अवलोकन करते हुए इतिहास का उसको क्या करते हैं, परिपूर्ण करते हैं, उसके अनुसरण भी करते हैं, और जो चीज़ें अवांछनीय होती है उसको छोड़ते भी हैं। तो इतिहास का अध्ययन एक सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है। उसके बाद अपने देखते हैं कि भूगोल है वो समाज को बहुत अधिक प्रभावित करता है, सामाजिक अध्ययन को प्रभावित करता है, इसलिए भूगोल भी सामाजिक विज्ञान का
हिस्सा है। बिना भूगोल की स्थिति को जाने हुए हम उसके वहाँ के समाज को, वहाँ की राजनीति को, वहाँ के ऐतिहासिक बैकग्राउंड को भी नहीं देख सकते कि वहाँ का जो ऐतिहासिक कंडीशन रही है, इतिहास में किस प्रकार घटनाएं घटी हैं, तो उस घटनाओं के कारण क्या था, उसका कारण एक भौगोलिक कारण भी था। जिस प्रकार से मैं पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी किले को नहीं जीत पाए, वहाँ का राजा अजय रहा और वो किसी से नहीं आ रहा, तो उसका कारण उसका भौगोलिक हो सकता है, क्योंकि उसका दुर्ग बहुत ही जंगल में बना हो या बहुत ऊंची पहाड़ी पे बना हो, यहाँ तक पहुँचना उसको भेद पाना है संभव हो। तो कहीं ना कहीं वो भौगोलिक कारण है जिसके कारण कि उसकी वो पारिवारिक स्थिति, उसकी ऐतिहासिक स्थिति, उसकी जो राजनीतिक स्थिति है उसको प्रभावित किया, उसकी सामाजिक स्थिति को प्रभावित किया, वहाँ के जो रहन खान है, वहाँ का रीति रिवाज है उसको प्रभावित किया, उसके खान पान को प्रभावित किया, वो भौगोलिक स्थिति है। वहाँ की औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाला जो कारण है वो भूगोल है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भूगोलिक है, जो भूगोल की दशा को बिना जाने हम किसी समाज का अध्ययन नहीं कर सकते। यदि हम समाज का अध्ययन नहीं कर सकते भूगोल की स्थिति को जानने के लिए, तो फिर सामाजिक अध्ययन का भी अध्ययन नहीं कर सकते। इस प्रकार से भूगोलिक स्थिति बहुत ही आवश्यक है और भूगोलिक स्थिति के अंदर जानना आवश्यक है कि किन भूगोलिक कारणों के कारण वहाँ की राजनीति थी, वहाँ पर कौन सा राजवंश था, वो राजवंश होने का क्या कारण था, किस प्रकार से भौगोलिक कारण ने उसकी समाज को, उसके राजनीति को प्रभावित किया। इस प्रकार से भौगोलिक कारण भी क्या है, जब तक पृथ्वी का उद्भव हुआ, पृथ्वी किस प्रकार से भूगोल है, भूगोल के जैसा नहीं कि पृथ्वी का अध्ययन करना है कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार से, भूगोलिक स्थिति का मतलब है आपके आसपास का वातावरण किस प्रकार का है, किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ, वहाँ पर जीवन यापन किस प्रकार से होना शुरू हुआ, किस प्रकार से समाज का उदय हुआ, जीव के कारण इसके साथ है। तो ये बातें इसके अंदर आती हैं। फिर आता है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र, क्योंकि नागरिक का समाज में रहता है, नागरिक शास्त्र को एक नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए नागरिक शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। तो नागरिक शास्त्र के अंदर हम देखते हैं कि नागरिक को एक अपने मानव जाति के लिए किस प्रकार से, मानव जाति के विकास के लिए किस प्रकार कार्य करना चाहिए, समाज के अंदर किस प्रकार से रहना चाहिए, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो नागरिक शास्त्र से मिलता है। उसको देश के लिए क्या कर्तव्य है, अपने समाज के लिए क्या कर्तव्य है, वो इसका ज्ञान नागरिक शास्त्र से ही मिलता है। इस प्रकार से अपने समुदाय में किस प्रकार निर्माण करना है, किस प्रकार की कल्पना की मूर्त, किस राज्य की कल्पना की क्या मूर्त है, किस प्रकार का राज्य है, किस प्रकार का प्रशासन है हमारा, ये सारी जो जानकारी है वो नागरिक शास्त्र से मिलती है। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वो एक अच्छा नागरिक और अच्छा समाज में रहने लायक मानव बन सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चे को नागरिक शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए और नागरिक शास्त्र का ज्ञान होगा तभी एक सामाजिक अध्ययन का ज्ञान वो पूर्ण होगा। सामाजिक अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने के बाद में एक अच्छा नागरिक बन सकता है, बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र का ज्ञान बहुत ही जरूरी है एक सामाजिक अध्ययन के लिए। बिना नागरिक शास्त्र के सामाजिक अध्ययन का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि समाज में रहना है तो समाज में रहने के लिए उसको एक नागरिक के कर्तव्य है, उसके अधिकार हैं, उसके जो सहानुभूति है, उसकी सेवा प्रेम है, उसकी दया है, इन गुणों का विकास होना जरूरी है। क्योंकि उसको अपनी सुखमय जीवन के लिए आचार संहिता का पालन करना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, बच्चों के दूसरों के अधिकारों की रक्षा भी करनी पड़ेगी, उनके अधिकारों को ज्ञान होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक ज्ञान का विषय है वो नागरिक शास्त्र भी है। नागरिक शास्त्र के बिना सामाजिक ज्ञान का अध्ययन नहीं हो सकता। इसके बाद जो 4 नंबर पॉइंट आता है वो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। समाज में रहते हुए मानव भौगोलिक स्थिति पर आधारित या इतिहास पर आधारित या नागरिक घटनाओं पर ही आधारित रहते हुए समाज में नहीं रह सकता। उसको समाज में रहने के लिए एक जीवन निर्वाह की जरूरत पड़ेगी, उसको एक व्यवसाय की जरूरत पड़ेगी, एक कार्य की जरूरत पड़ेगी जिससे कि वो अपने समाज में रह करके अपना जीवन निर्वाह कर सके। अपना जो जीवन निर्वाह के लिए उसके लिए समाज में आत्मसम्मान से रह सके, एक सम्मानित रूप से और एक अपना जीवन निर्वाह कर सके। इसके लिए कोई ना कोई उसको आर्थिक क्रिया करनी पड़ेगी, चाहे वो व्यापार के रूप में हो, चाहे वो कृषि के रूप में हो, चाहे वो एक नौकरी के रूप में हो।
इस प्रकार की जो घटनाएं करनी है वो आर्थिक क्रियाओं के अंदर आती है। इस प्रकार की घटनाओं के साथ उसने ये भी पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से साधन हमारे सीमित है, किन साधनों का उपयोग करते हुए हम अपने आर्थिक क्रियाओं को कर सकते हैं। हमें आर्थिक क्रिया करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ पर किस भूगोलिक स्थिति के आधार मानते हुए किस प्रकार की भूगोलिक स्थिति में कौन सी आर्थिक क्रिया हमारी सही रहेगी, किस प्रकार से हम अपनी योग्यता के अनुसार कौन सा व्यवसाय चुन सकते हैं, कौन सी नौकरी चुन सकते हैं, और हमारे आसपास जो समाज के आसपास को किस प्रकार की व्यवसाय या नौकरियाँ उपलब्ध हैं जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। जो कच्चा माल की उपलब्धता है या कुछ हमारे श्रम की उपलब्धता है, पूंजी की उपलब्धता है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान है वो एक अर्थशास्त्र में मिलता है। तो इस प्रकार से समय का उपयोग भी करना आना चाहिए। समय किस प्रकार से समय का उपयोग करना है, कुछ समय कौन से कार्य करने में हमें कम समय के अंदर में अधिक सफलता मिल सकती है, इस प्रकार की बातें इसका ज्ञान हमें अर्थशास्त्र से मिलता है। इस प्रकार से उत्पादित वस्तु और सीमित साधनों से किस प्रकार से अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारे उपलब्ध संसाधनों से हम एक अच्छा व्यवसाय या एक अच्छा जीवन निर्वाह के रूप में कार्य चुन सकते हैं। हमारे साधनों का यानी कि सीमित साधनों से एक अच्छा कार्य चुनना, सीमित साधनों से एक अधिक उत्पादन करना, ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र के अंदर आती हैं। जब मानव आर्थिक क्रिया को सीख जाएगा तभी वो एक अच्छे समाज के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में रह सकेगा, आत्म समाज से रह सकेगा, समाज के विकास में सहयोग दे सकेगा। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि समाज ने हमें क्या दिया, हमें तो ये जब बालक को ये सोचना शुरू कर देगा कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, तब उसके राष्ट्रपति ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि ये लाइन आपने पहले पढ़ी थी कि उसके अंदर जब बालक ये सोचने लगा कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए कर्तव्य, अधिकार, उसकी जो ड्यूटी है बनती है, उसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना अपने आप क्या है आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम समाज के लिए किस प्रकार का विकास कर सकते हैं, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया कर सकते हैं ताकि हम समाज का विकास कर सकें और अपना जीवन निर्वाह भी कर सकें, ये सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं के अंदर आती हैं। तो हमने देखा कि इतिहास के क्षेत्र के तहत हम ऐतिहासिक घटनाओं का पता चलता है, उसी घटनाओं के आधार पर हम आगे समाज का विकास करते हैं। तो इतिहास के आधार पर हमें इतिहास का ज्ञान होना एक समाज ज्ञान के छात्र को जरूरी है। भूगोलिक स्थिति का पता लगना चाहिए कि किस प्रकार की भूगोलिक स्थिति के कारण वहाँ का समाज किस प्रकार का निर्माण हुआ और हमारी भूगोलिक स्थिति किस प्रकार की है, मानव का विकास कहाँ से शुरू हुआ और किस प्रकार से उसका विकास किया, ये सारी चीज़ें से एक सामाजिक अध्ययन के छात्र को होना जरूरी है, इसका ज्ञान होना जरूरी है। नागरिक शास्त्र के अंदर अपने एक अच्छे नागरिक का विकास करने के लिए उसमें दया, सहानुभूति, प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संबंधों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की जब तक उसको प्राप्त नहीं होगी तब तक एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकेगा और एक सामाजिक अध्ययन का जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं हो सकेगा। क्योंकि मानवीय संबंधों का अध्ययन ही इसका मुख्य उद्देश्य है। मानव का सहानुभूति, प्रेम, दया, इस प्रकार की बातों का इसके अंदर समावेशन किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंदर आर्थिक घटनाओं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार की आर्थिक घटनाएं हम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, किस प्रकार से सीमित साधनों से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, इस प्रकार की बातें हैं वो अर्थशास्त्र के अंदर आती हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से हम 4 प्रकार के क्षेत्र देखते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। इसके आधार पर और भी अपने इसके बाद में और भी देखने के और भी क्षेत्र है इसके अंदर, लेकिन अपने मुख्य रूप से 4 क्षेत्र हैं, उसके आधार पर हम इसके क्षेत्रों के बारे में, विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपने देखा है कि इसके अंदर 4 मुख्य रूप से 4 विषय हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। इसमें इतिहास है, भूगोल है या राजनीति, अपने नागरिक शास्त्र कह सकते हैं, और इसके अंदर अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया जाता है। इनके आधार पर हम जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी ज्ञान का जो क्षेत्र है उसको हम इसके अंदर सम्मिलित करते हैं। तो हम एक बिंदुवार देखते हैं कि किन किन घटनाओं में, किन किन विषयों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है, कौन कौन सी बातें इसके अंदर आती हैं। तो हमने 4 भागों में इसके क्षेत्र के बारे में देखा है। इसमें इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, इसके अंदर भूगोल है और इसके अंदर अर्थशास्त्र है। इन क्षेत्रों के आधार पर हम इसके पाठ्य सामने देखते हैं कि इसके अंदर किन किन घटनाओं का, किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो अपने देख सकते हैं सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र की पाठ्य सामने देख सकते हैं अपने
सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र की पाठ्य सामग्री, किन किन चीज़ों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, कौन कौन सी पाठ्य सामग्री इसके अंदर सम्मिलित की जाती है। हालांकि अपने अर्थ है, प्रस्तावना है, इसकी विशेषता के बारे में जब अपने देखी है तो इसमें बहुत चीज़ क्लियर हो गई है कि इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। तो अपने उन्हें का आधार मानते हुए, उस क्षेत्रों का आधार मानते हुए हम इसकी पाठ्य सामग्री का अध्ययन भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपने देखते हैं कि अपने सबसे पहले जो प्रस्तावना के अंदर ही पढ़ा था कि ये मानवीय संबंधों का अध्ययन है, इसके अंदर मानव का पर्यावरण के संबंध का भी अध्ययन किया जाता है। तो इन चीज़ों का आधार मानकर ही हम इसके पाठ्य सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि मानवीय संबंधों का अध्ययन। तो मानवीय संबंधों का जो अध्ययन है वो एक प्रकार से नागरिकशास्त्र का विषय है। जो नागरिकशास्त्र का जब अध्ययन करेंगे तो मानवीय संबंधों का अध्ययन, मानव का समाज में मानव का आपस में किस प्रकार का संबंध है, कौन से जातिगत बंधन होते हैं, ये सारे नागरिकशास्त्र के अंदर एक समाजशास्त्र के रूप में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से मानवीय संबंधों का अध्ययन। तो सबसे पहले इसका जो क्षेत्र बनता है वो है मानवीय संबंधों का अध्ययन। हमने ये देखा, परिभाषा के अंदर भी देखा था कि ये सामाजिक ज्ञान के अंदर मानवीय संबंधों और मानव का पर्यावरण से क्या संबंध है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें मानव का समाज के दूसरे लोगों से क्या संबंध है, उसका किस प्रकार की विभिन्न संस्थाओं से क्या संबंध है, इस प्रकार की बातों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाह्य समाज के लोगों से क्या संबंध है, जो बाह्य समाज है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों से क्या संबंध है, इस प्रकार का अध्ययन इस सामाजिक ज्ञान के अंदर किया जाता है। इसमें वो सभी विषय आ जाते हैं जो मानव शास्त्र से सम्मिलित हैं, जिस प्रकार से इतिहास है, नागरिकशास्त्र है, भूगोल है, समाजशास्त्र है, इस प्रकार के जो विषय हैं सबका अध्ययन मानवीय संबंधों के तहत आ जाते हैं। प्राचीन काल में किस प्रकार के संबंध थे मानव के मानव से, वर्तमान में किस प्रकार थे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार के, आर्थिक क्रिया के रूप में किस प्रकार के संबंध होते हैं, जिस प्रकार से देखते हैं कि एक पूंजीपति है, एक श्रमिक है, तो एक तो व्यापारी है ना, एक तो उद्योगपति है और एक श्रमिक है, इनके अंदर किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। ये सारी बातें आर्थिक घटनाओं के आधार पर भी हम समाजशास्त्र के अंदर ले सकते हैं। इस प्रकार से मानव निर्मित संस्थाओं का अध्ययन नंबर 2 है, क्योंकि जो मानव अपने समाज में रहने के लिए कुछ ऐसी संस्थाओं का निर्माण करता है जिसमें राजनीतिक संस्था भी हो सकती है, सामाजिक संस्था भी हो सकती है, आर्थिक संस्थाएं भी हो सकती हैं। तो इन संस्थाओं को भी इसका भी अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो मानव निर्मित संस्थाओं का अध्ययन। मानव निर्मित संस्थाओं के अंदर अपने सरकार का जो संस्थाओं का संगठन करते हैं, इस प्रकार की बातें इसके अंदर आ जाएगी। और इसके बाद में राज्य सरकार है, संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था है, प्रकार से इसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाने के लिए किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समस्या आती है उसके लिए किया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव कई प्रकार की संस्थाओं का निर्माण करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। एक ऐतिहासिक परिवेश को देखते हुए ऐतिहासिक जो दुर्घटनाएं हुई उसको बचाव के लिए कुछ संस्था निर्माण करता है, कुछ आर्थिक आधार पर विकास करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है, कुछ समाज के अंदर समाजीकरण के लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण करता है, सामाजिक विकास के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। ये सारी संस्थाओं का अध्ययन है वो सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है, ताकि बालों को इस प्रकार संस्थाओं का ज्ञान हो और समाज के अंदर वो एक अच्छे नागरिक के रूप में उस सभी संस्थाओं को समझते हुए उसका विकास करने का प्रयास करें। सामाजिक संस्थाएं उसके सामाजिक संबंधों को नियमित करने और उसके लिए अनुशासनबद्ध रहने के लिए परिणाम इस सामाजिक ज्ञान के अंदर ही आते हैं। समय के साथ इन संस्थाओं की संख्या में वृद्धि होती चली जाती है और सामाजिक ज्ञान का विषय क्षेत्र और अधिक व्याप्त होता रहता है। जिस प्रकार से संस्थाओं की संख्या में वृद्धि होगी, संस्था के क्षेत्र में वृद्धि होगी, तो सामाजिक ज्ञान का क्षेत्र भी क्या है, व्यापक होता चला जाएगा। समाज संबंध अध्ययन या सामाजिक संबंध अध्ययन भी हो सकता है। समाज का उसमें क्या संबंध है, समाज संबंध अध्ययन।
तो समाज संबंध अध्ययन से तात्पर्य है कि समाज में किस प्रकार से मानव रहता है, किस प्रकार की भिन्न भिन्न क्रियाएं करता है और किस प्रकार से भौतिक वातावरण का उस पर बराबर प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार क्रिया करता है वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आज अपने कहते हैं पर्यावरण बचाओ पर्यावरण, तो मानव की कहानियों से ही जो क्या उद्योग लगवाए गए, उद्योग क्या है, जंगल काटे गए, इस प्रकार से क्या है उस मानव क्रिया के कारण ही क्या है भौतिक वातावरण पर प्रभाव पड़ा। आज अपने उद्योग लगवाने के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है आज वाहनों के कारण। तो अपने उस कहीं ना कहीं जो मानव द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसका प्रभाव क्या है वातावरण पर पड़ता है, भौतिक क्रिया पर पड़ता है। इसका अध्ययन ही हम सामाजिक अध्ययन के अंदर करते हैं। तो जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम को धरातल पर किया जाता है, तो एवं पूरे विश्व को एक प्रकार माना वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के आधार पर किया जाता है। तो इसमें क्षेत्र को व्यापक संपूर्ण मानव को एक समाज मान करके, संपूर्ण विश्व को एक समाज मान करके इसका अध्ययन किया जाता है और ये समाज का पर्यावरण से बन जाता है पूरा विश्व। इस प्रकार से हम इसका अध्ययन करते हैं। तो MP मुहाफ्त ने लिखा है कि जीने की कला बड़ी सुंदर है और सामाजिक अध्ययन द्वारा ही इसका ज्ञान प्राप्त होता है कि समाज में रहना, उसमें जीवन यापन करना बहुत ही सुंदर है। किस प्रकार से उसका जीवन यापन करना है, किस प्रकार समाज के लोगों से संबंध बनाना है, भौतिक वातावरण से संबंध बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय देशों से संबंध बनाना है, ये सारी जो कला है वो बहुत ही सुंदर है। इसलिए तो इसको कला कहा गया है क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार की कलाएँ, कई प्रकार के सौंदर्य, कई प्रकार की विषय वस्तु देखने को मिलती है, कई प्रकार के अनुभव होते हैं इसके अंदर, कई प्रकार की कलाओं का विकास होता है इसके अंदर। मानव हर पल हर एक जीवन में अंदर सीखता है इससे। तो इस प्रकार की कला है इसके अंदर और कौशल विकसित होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको जब समाज के अंदर रहता है। तो इस प्रकार से क्या है एक तो ये MP मुहाफ्त ने इसलिए कहा है कि जीना एक बहुत सुंदर कला है, लेकिन इस कला का पता कब चलता है, सामाजिक ज्ञान से पता चलता है। तो पूरी डेफिनेशन यही है कि जीने की कला बड़ी सुंदर है, सामाजिक ज्ञान द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है कि सामाजिक ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है कि जो समाज जीने की कला बहुत ही सुंदर है, उसको किस प्रकार से जिया जाए, इस प्रकार से बातें सामाजिक ज्ञान से मिलती है। दूसरा चौथा पॉइंट है अतीत पर आधारित घटनाओं का अध्ययन। अतीत पर आधारित घटनाओं का अध्ययन। तो सामाजिक ज्ञान में जो अतीत की घटनाएं घटती है उसका अध्ययन किया जाता है। उसमें क्या है भूतकाल में कौन सी घटनाएं घटी, उसका क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में क्या है, इससे उसका वर्तमान समाज में क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन सामाजिक ज्ञान के अंदर किया जाता है। और वर्तमान और अतीत के अंदर सामंजस्य और समन्वय बनाने में जो मदद मिलती है वो सामाजिक ज्ञान से ही मिलती है। तो इस प्रकार से अतीत घटनाओं का अध्ययन भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। नंबर 5 है नागरिकता संबंधी गुणों का विकास। नागरिकता संबंधी गुणों का विकास। तो सामाजिक ज्ञान में जो नागरिक रहता है, तो नागरिक रहने के रूप में वो जो गुण नागरिकता के गुण होते हैं, जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि अधिकारों के प्रति जागरूकता, कर्तव्य के प्रति जागरूकता, अधिकारों की मर्यादा, आपसी सहयोग, भाईचारा, सहानुभूति, क्षमाशीलता, दया, प्रेम, अनुशासन जैसे महान गुण विकास होता है वो नागरिक शास्त्र से होता है और नागरिक शास्त्र के रूप में सामाजिक अध्ययन से होता है। इस प्रकार से अच्छी आदतों का निर्माण, अच्छी रुचियों का निर्माण, क्षमता का निर्माण, उसको एक आदर्श नागरिक बनाने के रूप में एक सामाजिक ज्ञान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जो इस प्रकार के दया, प्रेम, सहानुभूति, अच्छी आदतों का निर्माण, ये सारे गुण विकसित होते हैं वो एक सामाजिक ज्ञान पढ़ने के बाद में ही बच्चे के अंदर विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से एक नागरिक शास्त्र संबंधी जो गुणों का विकास होता है वो सामाजिक ज्ञान से होता है। और इस प्रकार से क्या सामाजिक ज्ञान में इस प्रकार बहुत ही बड़ा महत्व है जब बालक के अंदर इस प्रकार के जो नैतिक गुण है उनका विकास इसके अंदर होता है। नंबर 6 है प्राकृतिक ज्ञान व विकास का अध्ययन।
प्राकृतिक विज्ञान व विकास कार्य। तो प्राकृतिक विज्ञान और विकास के अध्ययन के अंदर अपने देखते हैं कि इसके अंदर प्रकृति संबंधों तक किसी सीमित नहीं है, वो मानव के शिक्षक के रूप में देखी जाती है कि प्रकृति है वो संबंधन एक शिक्षक के रूप में शिक्षा भी देती है। देखने में यह विषय सामाजिक नहीं लगता, परंतु दोनों को पारस्परिक संबंध बहुत गहरा है। प्रकृति की संरचना, मानव समाज के विकास में इन्हीं की भूमिका, प्राकृतिक जो संपत्ति है उसका महत्व और उसकी रक्षा, पर्यावरण संतुलन आदि विषय सामाजिक के ही हैं कि पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी है, पर्यावरण में संतुलन कैसे बनाना है। हालांकि अपने प्राकृतिक ज्ञान में देखते हैं कि ये विज्ञान का विषय है, साइंस का विषय है, लेकिन इसमें जो पर्यावरण आता है, पर्यावरण के अंदर किस प्रकार से मानव को दोहन करना चाहिए प्रकृति का, किस प्रकार से उसकी रक्षा करनी चाहिए, किस प्रकार से पर्यावरण के अंदर संतुलन बनाना चाहिए। यदि पर्यावरण में संतुलन नहीं रहेगा तो मानव समाज तरक्की नहीं कर पाएगा, मानव के लिए क्या है उसके भौतिक संसाधनों में कमी हो जाएगी। इस प्रकार के विषय वो सामाजिक अध्ययन के अंदर ही आते हैं। तो इस प्रकार से रक्षा और पर्यावरण जैसे कर्तव्य के अंदर सामाजिक ज्ञान में राजनीति विज्ञान उसके अंदर कर्तव्य आते हैं कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, उसका संरक्षण करना है। तो ये राजनीति का विषय होते हुए भी सामाजिक ज्ञान के अंदर आता है, क्योंकि यदि पर्यावरण में बच्चों को बताया जाएगा तभी वो समाज के अंदर एक संतुलित रूप से रह सकते हैं। तो इस प्रकार से इन बिंदुओं को संवेदनशील बिंदुओं को ध्यान है वो सामाजिक अध्ययन के अंदर ही किया जाता है। 7 नंबर पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पर आधारित संबंधों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन सीधा आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। तो अपने पहले देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ज्ञान किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में जाना जाता है और इसके अंदर राष्ट्र की भावना, अंतर्राष्ट्रीय भावना जैसे अपने वसुधैव कुटुंबकम भावना के आधार पर कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से विश्व व्यापार किस प्रकार का है, किस प्रकार से विश्व की घटनाएं हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, ये सारे विषय सामाजिक अध्ययन के अंदर ही है। क्योंकि विश्व के किस प्रकार की रीति रिवाज या पाश्चात्य संस्कृति है उसका क्या प्रभाव हमारे समाज में पड़ रहा है, ये सारे विषय हैं वो इसके अंदर कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो सुरक्षा है वो किस प्रकार से हमें प्रभावित कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं वो किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं, ये सारे जो विषय हैं वो सामाजिक अध्ययन के अंदर ही है। जो मानव कल्याण की योजनाएं चलती हैं जो विश्व स्तर पर यूएनओ है, यूनेस्को के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, वो सारी घटनाएं समाज को प्रभावित करती हैं। ये सारी घटनाएं किस प्रकार से उसका जो अध्ययन किया जाता है वो सामाजिक अध्ययन के अंदर ही किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कौन कौन इस प्रकार में 7 बिंदु हैं, इनके आधार पर इनकी जो पाठ्य सामग्री का अध्ययन है वो सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है। और मुख्य रूप से जो 4 विषय आते हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति, जिसको हम नागरिकशास्त्र भी कह सकते हैं, और अर्थशास्त्र, इनके आधार मानते हुए इन विषयों का आधार मानते हुए इन विषयों का अध्ययन वो इसके अंदर किया जाता है। तो मानवीय संबंधों का अध्ययन इतिहास के आधार पर है, वर्तमान में क्या है उसका क्या संबंध है, मानवीय जो संस्थाएं हैं जैसे सरकार है, कुछ सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं हैं, इस प्रकार की संस्थाओं का भी क्या प्रभाव पड़ता है, इसका समाज के अंदर अध्ययन किया जाता है। समाज और मानव के अंदर क्या संबंध है, समाज में मानव को किस प्रकार, मानव में किस प्रकार का संबंध है, इसका अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से अतीत की घटनाओं का अध्ययन है वो क्या इतिहास के रूप में एक सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है। नागरिकता संबंधी जो गुण हैं उनका विकास, दया, प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता, इस प्रकार की जो बातें हैं इसका विकास है। राष्ट्रीयता की भावना, इस प्रकार की भावना है वो सारी इसके अंदर सामाजिक अध्ययन के रूप में किए जाते हैं। प्राकृतिक ज्ञान के अंदर पर्यावरण का किस प्रकार से संतुलन बनाना है, पर्यावरण के अंदर अपने को किस प्रकार से उसकी रक्षा करनी है, अधिक दोहन नहीं करना पर्यावरण का, ये सारी बातें बालों को सामाजिक अध्ययन के अंदर ही मिलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विषयों में क्या संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालती हैं, किस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ये सारी जानकारी सामाजिक अध्ययन के अंदर मिलती है। इस प्रकार से इतिहास सामाजिक अध्ययन क्षेत्र के रूप में देखते हैं और इसी प्रकार से हमने
इसके क्षेत्रों के आधार पर और इसी प्रकार अपने इसके संबंधों के और प्रकृति के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में देखा। तो कल हम इसके नए विषय के रूप में इसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।